Hello everyone, welcome to your own channel Udgam Pathshala. I am Pratima Nagpal and the chapter we are starting today is the chapter of class 9 of history, that is clothing or social history. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्लोथिंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नाम से ही लग रहा है क्लोथिंग हिस्ट्री, यानी कि जो क्लोथिंग का जो हिस्ट्री रहा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमें अपनी किसी भी कंट्री का अगर हिस्ट्री जानना है तो उसमें हमें अपने कपड़े की हिस्ट्री, अपनी क्लोथिंग की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की जो क्लोथिंग होती है, जो क्लोथिंग स्टाइल होता है, वो उनकी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस या नॉर्म्स के बारे में बताता है। तो जब भी कभी भी एक सोसाइटी के नॉर्म्स में कोई भी चेंज आता है तो वहाँ के जो क्लोथिंग स्टाइल है उसमें भी चेंज आता है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सम्पटरी लॉ। सम्पटरी लॉ एक ऐसा लॉ होता है कि जिसमें हम किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि ये चैप्टर क्लोथिंग से रिलेटेड है, उसकी रिगार्डिंग है, तो इसमें जो सम्पटरी लॉ है इसका मतलब हम किसी भी एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन के क्या कर रहे हैं, उनकी जो क्लोथिंग स्टाइल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। In Europe, dress codes were sometimes imposed on members of different layers on society through actual laws which were spelled out in some detail। यानी कि जो यूरोप है, यानी कि ये फ्रांस की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो ड्रेस कोड हुआ करता था कई बार ये इम्पोज कर दिया जाता था, क्योंकि सोसाइटी में हमेशा डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेयर्स होती हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होती हैं, डिफरेंट सोसाइटी को अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसे ही अलग अलग जो हम बोल सकते देश हैं वहाँ पे भी इस तरह से ही डिवीजन हुआ हुआ है। तो वहाँ पे जो डिफरेंट लेयर्स जो थी सोसाइटी के, उनके ऊपर एक्चुअल लॉज जो है, ठीक है, ये जो लॉज हम सब्सिडी लॉ की जो बात कर रहे हैं, ये उनपे इम्पोज किए जाते थे, ठीक। और मेनली ये जो थे वो लोअर लेवल के जो लोग होते थे उनके लिए सब्सिडी लॉ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द पीपल ऑफ फ्रांस एक्सपेक्टेड टू फॉलो दैट वर नोन एज सब्सिडी लॉ। द लॉज ट्राइड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दोज कंसीडर्ड सोशल इंफीरियर्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम वियरिंग सर्टेन क्लोथ्स, कंज्यूमिंग सर्टेन फूड एंड हंटिंग गेम इन सर्टेन एरिया। तो सब्सिडी लॉ में इसमें क्या क्या बोला गया है कि आप कैसे एक सब्सिडी लॉ के द्वारा कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन का जो बिहेवियर है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उनको रोक रहे हो। किनको रोक रहे हो? जो आपके सोशल इंफीरियर, यानी कि जो लो कैटेगरी के जो लोग हैं उस टाइम पे, उनको रोक रहे हो कि आपको एक पर्टिकुलर जो क्लोथ्स है वो आपको नहीं पहननी है, आपको ये पर्टिकुलर जो फूड है, सर्टेन फूड आपको वो कंज्यूम नहीं करना है, या फिर आपको एक हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर एरिया में नहीं जाना है। तो ये पूरी तरीके से जो है उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा था। तो ये आपका सब्सिडी लॉ कहलाता है। अब जैसे वहां पे रिपब्लिक फ्रांस की बोल सकते हैं स्टैब्लिश हुआ वहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे सब्सिडी लॉ बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ रहे हैं। द एंड ऑफ सब्सिडी लॉ डिड नॉट मीन दैट एवरीवन इन यूरोप सोसाइटीज कुड नॉट ड्रेस इन द सेम वे। सब्सिडी लॉ खत्म होने के बाद, यानी कि खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जो यूरोप की जो जितनी भी सोसाइटीज है वो अब जो ड्रेस पहन रही हैं, कपड़े पहन रही हैं, वो सेम मैनर में पहन रही है, सेम वे में पहन रही है। द पुअर कुड नॉट ड्रेस लाइक द रिच नॉट ईट द सेम फूड। यानी कि जो वहां पे गरीब तबका था, जो पुअर पीपल थे वहां पे, तो वो अमीर लोगों की तरह कपड़े नहीं पहन रहे थे। क्यों? क्योंकि वो महंगे आते हैं, वो एक्सपेंसिव आते हैं, ठीक है, वो सेम फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे जो पुअर कैटेगरी के पर्सन थे। तो हम देख सकते हैं कि सब्सिडी लॉ खत्म होने के बावजूद भी वहां पे इस तरह से रिच और पुअर के बीच में जो गैप था, उससे हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में कितना डिवीजन हो रहा था, है ना। हम बोल सकते डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था क्लोथिंग स्टाइल में, आपका फूड नहीं आपको एक पर्टिकुलर मिल पा रहा है बिकॉज आपके पास इतने पैसे नहीं है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, बट लॉज नो लॉन्गर बार पीपल्स राइट टू ड्रेस इन द सेम वे दे विश। लेकिन जो लॉ था, इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी लॉ मतलब वहां नहीं था कि जिसमें कि आप ये बोल सकते हो, जब वहां पे रिपब्लिक फ्रांस की स्टैब्लिश हुआ वहां पर, तो कि कोई भी कानून ऐसे रोक पाए कि हम सेम मैनर में जो है कोई भी ड्रेस नहीं पहन सकते। बस वहां पे मेन जो रीजन था सेम ड्रेस ना पहनने का, वो क्या था, हम बोल सकते हैं डिफरेंस जो था उनकी अर्निंग्स में, जो रिच और पुअर पहन सकते थे। हम जानते हैं कि कोई रिच अगर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई बार तो होता है कि जो उन्होंने एक बार कपड़े पहने वो दोबारा नहीं पहनते हैं, शूज का भी ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही अब क्या, जो आपका मीडियम जो सोसाइटी होती है ना, जो मीडियम ग्रुप होता है आपका मध्य वर्गीय ग्रुप, तो उसमें तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि वो एक बार कपड़े पहन के दोबारा नहीं पहनेंगे, नहीं, ये रिच सोसाइटी का ही होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है,
तरह से वहां पे डिफ्रेंशिएट हो रहा था। ऐसा कोई लॉ नहीं बना था जैसे पहले समफ्री लॉ बना हुआ था, जैसे वो रोक रहे थे कि नहीं आपको नहीं पहनना है। समफ्री लॉ खत्म होने के बावजूद जो वहां पे हम बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएट हो रहा था, वो किस बेसिस पे हो रहा था? रिच एंड पुअर कैटेगरी के बेसिस पर। हम देख रहे हैं क्लोथिंग स्टाइल इन विक्टोरियन इंग्लैंड। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम इसमें, many women believe in the ideals of womanhood. The ideals were in the air they breathed, the literature they read, the education they had received at the school and at home. So basically इस टॉपिक में हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी देश हो, कोई भी सोसाइटी हो, हमेशा जो गर्ल्स हैं या फिर जो वुमेन है ना, उनको हमेशा यही कहा जाता है कि आपको अच्छी मदर कैसे बनना है, आपको घर बार कैसे संभालना है, ठीक है, आपको अट्रैक्टिव लगना है। और जो पेन है अगर कोई वुमेन सह रही है ना, सफरिंग हो रहा है, उसको सफर कर रही है किसी भी पेन से, तो ये नॉर्मल है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो वुमेन है वो आइडल वुमेन कैसे बन सकती है ना, आइडल वुमेन कैसे कहला सकती है, कैसे पता चलेगा कि एक वुमेन आइडल वुमेन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द लिटरेचर दे रीड, कैसी बुक्स वो पढ़ रही हैं, द एजुकेशन दे हैड रिसीव एट स्कूल एंड एट होम, यानी कि स्कूल से उसने कैसी एजुकेशन ली है और होम में उसको, घर पे उसको कैसी एजुकेशन मिली है। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, फ्रॉम द चाइल्डहुड दे ग्रू अप टू बिलीव दैट दे हैव द स्मॉल वेस्ट वाज वुमेनली ड्यूटी, यानी कि बचपन से ही उनको ये सिखाया जाता था कि जो आपकी कमर, वेस्ट यानी कि जो कमर होनी चाहिए वो बहुत पतली होनी चाहिए ना, ये नहीं कि बहुत फैली हुई हो, बहुत पतली, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सफरिंग पेन वाज एसेंशियल टू बीइंग वुमेन, यानी कि अगर कोई वुमेन पेन उसको हो रहा है तो इट्स ओके, नॉर्मल है, ऐसा उस टाइम पे हुआ करता था। टू बी सीन एज अट्रैक्टिव, टू बी वुमेनली, दे हैड टू विश वियर द कोर्सेट, द टॉर्चर एंड द पेन दिस पेन इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द बॉडी वाज टू बी एक्सेप्टेड एज नॉर्मल। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर जैसे अगर हम नॉर्मल क्लोथ्स पहनते हैं, आजकल तो बहुत आ गए हैं जो कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि इनको अपनी बॉडी की शेप देने के लिए क्या होता था, कोर्सेट पहनते थे ये लोग, ठीक है, ये वुमेन कोर्सेट पहनती थी। कोर्सेट क्या होता है, एक ऐसा इनरवियर होता है कि जिसमें आपकी बॉडी की जो शेप है वो बनी रहती है, ये जैसे आप चाहते हो वो वैसे बन जाती है, ठीक है। तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए होता था, तो पहले कोर्सेट पहनते थे, उसके बाद ये जो है इनकी जो लॉन्ग ड्रेसेस आप देख सकते हैं ये पहनते थे, तो इनकी बॉडी की शेप बनी रहती थी। लेकिन जो ये कोर्सेट पहनते थे इससे इनकी बॉडी में बहुत पेन होता था, ठीक। तो इसमें उस टाइम पे कहा जाता था कि जो वुमेन है अगर वो उनको पेन हो भी रहा है दैट्स नॉर्मल, कि ठीक है तो नॉर्मल है, वुमेन को तो होता ही है और उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उस टाइम पे क्लोथिंग का जो हम बोल सकते हैं सोसाइटी को इस तरह से हुआ करती थी। अब एजिटेशन इन इंग्लैंड, यानी कि जो वुमेन्स हैं इंग्लैंड की, उन्होंने क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। बाय द 1830s वुमेन इन इंग्लैंड बिगिन एजुकेटिंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि 1830 तक आते ही आते जो वहां की वुमेन थी उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। एज ए सफरेज मूवमेंट डेवलप्ड बाय मैनी बिगिन कैंपेनिंग फॉर ड्रेस रिफॉर्म, यानी कि वहां की जो हम बोल सकते हैं जो वुमेन थी, जो वुमेन का ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, सफरेज मूवमेंट स्टार्ट किया। सफरेज मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जब हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, ये सारी चीज, ताकि हमें हमारे जो राइट्स हमारे पास नहीं है वो हमें मिल जाए। वुमेन्स मैगजीन डिस्क्राइब हाउ टाइट ड्रेसेस एंड कोर्सेट caused illness among young girls। तो वुमेन ने ना मैगजीन्स में जो है वो हम बोल सकते हैं पब्लिश कराना स्टार्ट कर दिया, उसमें ऐसे आर्टिकल्स भी दिए कि कैसे एक जो टाइट ड्रेस होती है, ये जो कोर्सेट होता है, वो किसी भी यंग गर्ल के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, यंग गर्ल बचपन से ही उनको जो है ऐसे कोर्सेट उनको पहनाया जाता था, टाइट ड्रेसेस पहनाई जाती थी ताकि जो उनकी स्मॉल वेस्ट है वो बनी रहे, है ना। तो उससे उनको बहुत ज्यादा इलनेस होती थी, बहुत ज्यादा पेन होता था, तो वैसा मैगजीन में आर्टिकल्स भी आने लग गए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और अपने हक को लेने के लिए, जो उनके राइट्स उनको लेने के लिए, कि हमें भी जो है अब जो कंफर्टेबल क्लोथ्स हैं वो पहनने हैं। सिमिलरली जैसे अभी आपका इंग्लैंड में हुआ, ऐसे ही आपका अमेरिका में भी हुआ। इन अमेरिका अ सिमिलर मूवमेंट डेवलप्ड अमंग्स द व्हाइट सेटलर्स ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है, अमेरिका में भी जो है ऐसे ही मूवमेंट चले ताकि जो उनके राइट्स हैं, तो अमेरिका में क्या हो रहा था, वहां की जो ड्रेस रिफॉर्म थी वो कैसी थी, आपकी लॉन्ग स्कर्ट हुआ करती थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही दिया हुआ है, लॉन्ग स्कर्ट इट वाज सेट स्वेप्ट द ग्राउंड एंड कलेक्टेड विल्व एंड डर्ट, दिस कॉज्ड इलनेस, द स्कर्ट वर डिफिकल्ट टू हैंडल, यानी कि बोलते हैं ना कि इतनी लंबी ड्रेस पहन रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू लगाते हुए चल रहे हैं। तो उस टाइम पे ये जो ड्रेस हुआ करती थी, इनकी जो लॉन्ग स्कर्ट्स हुआ करती थी या जो लॉन्ग ड्रेसेस हुआ करती थी, वो यही था कि जैसे
ये जमीन पे अगर जो लगती है तो वो डर्ट डस्ट वगैरह सब कुछ कैरी कर लेती है, सब कुछ पकड़ लेती है, और उसके बाद इससे जो फिर इलनेस क्रिएट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी जो स्कर्ट हुआ करती थी वो डिफिकल्ट होती थी कि उसको हैंडल करना, है ना, दे वर डिफिकल्ट टू हैंडल। सो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ क्लोथ्स वर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट देन वुमेन कुड वर्क अर्न देयर लिविंग एंड बिकम इंडिपेंडेंट। और सबसे मेन जो बात थी वो ये थी कि अगर क्लोथ्स होंगे वो कंफर्टेबल होंगे और कन्वीनियंट होंगे ना, तो कोई भी जो वुमेन है, ठीक है, तो वो वर्क कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, कमा सकेंगे और इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, किसी पे डिपेंड होने की उनको जरूरत नहीं होगी। वुमेन सफरेज एसोसिएशन डोमिनेशन बाय लूसी स्टोनबोर्ड कैंपेन फॉर ड्रेस रिफॉर्म्स, इन्होंने चलाया ये। द आर्ग्यूमेंट वाज सिंपली ड्रेस शॉर्टन स्कर्ट्स एंड अबेंडेंट कोर्सेट्स। तो इसमें क्या था, तो मेन पॉइंट था, मेन ऑब्जेक्टिव था इस एगिटेशन इन अमेरिका का, यानी कि जो आंदोलन हुए अमेरिका में, वो क्या था कि जो है ड्रेसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, सिंपल ड्रेसेस बनाई जाए, जो स्कर्ट्स इतनी लॉन्ग की हुई है उनको शॉर्ट कर दिया जाए, और जो कोर्सेट्स यानी कि जो इनर वियर होता था जिससे बॉडी की शेप बनती थी उनको बैन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए कि अब ये जो पहनना है ये कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ वॉर इन क्लोथिंग इन यूरोप। फिर बाद में जब वॉर हुई, जब बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसका यूरोप की क्लोथिंग पे क्या असर पड़ा। मैनी यूरोपियन वुमेन स्टॉप्ड वियरिंग ज्वेलरी एंड लग्जरियस क्लोथ्स। ठीक है, जो यूरोप आप देख सकते हो ना इस पिक्चर में कि वॉर के बाद क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो वुमेन थी ना, उन्होंने क्या किया, जो ज्वेलरी इतनी हैवी ज्वेलरी पहनते थे, वो जो लग्जरियस क्लोथ्स पहनते थे उसको पहनना जो है बिल्कुल बंद कर दिया। As upper class mixed with other classes, social barriers were eroded and women began to dress in the similar way। ठीक है, अब इसमें क्या था कि पहले क्या होता था कि जो अपर क्लास की वुमेन होती थी वो बहुत ज्यादा लग्जरियस क्लोथ्स पहनती थी, हैवी बोल सकते हो कि ज्वेलरी पहनती थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका इफेक्ट ये पड़ा वहां की सोसाइटी पे, यूरोप की सोसाइटी पे, कि जो सारी जो वुमेन होती थी ना वो उनका एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई। मिक्स इन द सेंस कि आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये अपर क्लास की वुमेन है या ये लोअर क्लास की वुमेन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रेसिंग जो है वो सेम कर ली थी ना, ड्रेसेस जितनी भी थी वो सेम हो चुकी थी, तो आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते थे कि ये अपर क्लास की वुमेन है या लोअर क्लास की वुमेन है। They wore a working uniform of blouse and trousers with accessories such as scarves। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, एक वर्किंग बोल सकते हो, जैसे आप कहीं भी अगर काम करते हो तो एक यूनिफॉर्म हो जाती है ना वहाँ की, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो यानी कि सिमिलैरिटी बन गई कि आप कोई भी डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते थे। क्लोथ्स बिकम प्लेनर एंड सिंपलर, स्कर्ट्स बिकम शॉर्टर। ठीक है, जो क्लोथ्स थे वो बहुत प्लेन हो गए थे, यानी हैवी वर्क नहीं रहा, सिंपल हो चुके थे। और इसमें आप देख सकते हो जो स्कर्ट्स हैं वो भी शॉर्टर हो गई थी पहले के कंपैरिजन अगर हम करें उसके साथ। वुमेन टुक टू कटिंग द हेयर शॉर्ट फॉर कन्वीनियंस। यहाँ तक कि जो वहाँ की वुमेन थी उस टाइम पे उन्होंने अपनी लॉन्ग हेयर जो उस टाइम पे हुआ करते थे उसको भी शॉर्ट करा दिया, क्योंकि वैसे होता है ना कि अगर लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो उनकी केयर भी करनी पड़ती है, टाइम लगता है ना, तो वहीं अगर शॉर्ट हेयर होंगे तो वो इजी होता है कैरी, मतलब इजी होता है संभालने में या केयर करने में। तो उन्होंने अपने हेयर्स भी कट कर ले कि हमें जो है वर्क करने में कोई भी दिक्कत अब ना हो। तो ये पूरा जो इफेक्ट था वॉर का आपकी यूरोप की सोसाइटी पे पड़ा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं when western style clothing came into India in the 19th century, Indians reacted into three different ways। यानी कि जब वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आया, क्लोथिंग स्टाइल यहाँ पे आया 19th सेंचुरी में, तो हम इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 3 वेज में जो है इंडियंस ने रिएक्ट किया towards a western style clothing। ठीक, तो फर्स्ट दिया हुआ है the wealthy Parsis of western India were among the first to adapt the western style clothing। baggy trousers and the hat they were added to the long collarless coats with boots एंड वॉकिंग स्टिक टू कंप्लीट द लुक ऑफ द जेंटलमैन। यानी कि जब ये वेस्टर्न स्टाइल हमारे इंडिया में आया तो जो वेल्दी पारसीज यानी कि पारसीज जो थी यहाँ वेस्टर्न इंडिया के, वो पहले थे कि जिन्होंने वेस्टर्न जो क्लोथ्स है उसको अडॉप्ट किया। उसमें उन्होंने बैगी ट्राउजर्स पहने, हैट उसमें उन्होंने इंक्लूड कर ली। ठीक है, कॉलरलेस कोट्स होते थे, बूट्स पहने और एक स्टिक जो है अपने साथ रखते थे ताकि वो एकदम जेंटलमैन लगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका पॉइंट, देयर वर अदर्स हु वर कन्विक्टेड दैट द वेस्टर्न कल्चर वुड लीड द लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर आइडेंटिटी। लेकिन ऐसे भी लोग थे वो जो ये कहते थे कि अगर हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया ना, यानी कि अगर हमने वेस्टर्न जितना भी आप बोल रहे हो क्लोथिंग को उसको अडॉप्ट कर लिया, ये सभी चीज पहनने लग गए, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारा इंडियन सोसाइटी का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो उन्होंने ये बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं किया। सेकंड पॉइंट में ये बात हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, many Bengalis bureaucrats in the late 19th centuries began stocking western style clothes for work outside
the home and change into more comfortable Indian clothes at home। और लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो बाहर जब जाते थे तो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते थे, है ना, वेस्टर्न स्टाइल के क्लोथ्स पहनते थे जो कि इतने कंफर्टेबल भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब वो घर आते थे तो वो अपने इंडियन क्लोथ्स ही पहनना पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हुआ करते थे। तो हमने बेसिकली इस टॉपिक में यही पढ़ा कि कैसे जब वेस्टर्न जो स्टाइल क्लोथिंग है वो हमारे इंडिया में आई तो हम इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किए। 3 डेज में इसमें हमने रिएक्शन देखा है इंडियंस का। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वदेशी मूवमेंट। अब देख रहे हो कि जैसे जैसे जो लोग हैं वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं, नई नई चीजें अडॉप्ट करते जा रहे हैं, मीन्स वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है स्वदेशी मूवमेंट भी आया। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ ये हम देखते हैं। इन 1905 लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल टू कंट्रोल द ग्रोइंग अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। तो 1905 की बात है, लॉर्ड कर्जन ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है बंगाल को ना डिवाइड कर देते हैं ताकि जो ये सभी इंडियंस जो है हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, इसको हम रोक सके, ऐसा ब्रिटिशर्स की तरफ से ये नीति बनाई गई। The स्वदेशी मूवमेंट डेवलप्ड इन रिएक्शन टू दिस मेजर। तो उसी जब ये हुआ ना कि बंगाल का डिवीजन हो रहा है तो स्वदेशी मूवमेंट जो है इस ये तो था इनका एक्शन, तो स्वदेशी मूवमेंट का हुआ इनका रिएक्शन हो गया, इंडियंस की तरफ से रिएक्शन हो गया, ठीक है, कि हम जो है अब स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। पीपल वर अर्ज्ड टू बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स of all kinds and start their own industries for the manufacture of goods such as matchboxes and cigarettes। अब लोगों से जो है वो आग्रह किया गया कि आपको जो है बायकॉट करना है, जितने भी आपके विदेशी बोल सकते माल है जो ब्रिटिश गुड्स है उसको बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से बायकॉट करना है। आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाओ, मैन्युफैक्चर करो गुड्स, जैसे मैच बॉक्सेस हो गए, सिगरेट्स हो गया, कुछ भी है आपको अपने देश में मैन्युफैक्चर करना है, विदेशी चीज कोई भी नहीं अपनानी है। The use of khadi was made a patriotic duty. Women were urged to throw away their skills and glass bangles। यानी कि इसमें यही दिया हुआ है कि अब जो महात्मा गांधी हैं जब उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट ऐसे चलाए तो उसमें क्या था कि खादी को लाया गया, है ना, तो लोगों से आग्रह किया गया कि आपको जो है खादी ही पहननी है, खादी कपड़ा ही पहनना है। So it was almost impossible to compete with the cheap British goods that flooded the market। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो वो मशीन्स वगैरह का बहुत यूज करते थे, टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, और जब हम कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो होती है ना वो कम आती है। कॉस्ट कम आएगी तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें ऐड करके मार्केट में सेल आउट करोगे, है ना, तो वो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हुआ करते थे वो चीप हुआ करते थे, वो सस्ते हुआ करते थे, तो हम इंडियंस के लिए काफी मुश्किल हो गया था कि उनके साथ compete कर सके, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सके, ठीक है। Despite its limitation, the experiment with Swadeshi gave Mahatma Gandhi important ideas about using cloth as a symbolic weapon against British rule। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कमियां भी थी, है ना, हम compete नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी कमियां होने के बावजूद भी महात्मा गांधी के जो ऐसे आइडियाज थे इसने बहुत अहम रोल जो है प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। हालांकि इसमें और भी हम बोल सकते हैं कमियां थी कि जो खादी कपड़ा था वो सभी लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, है ना, और ये भी था कि वो कॉस्टली भी हुआ करता था, बट इसके बावजूद भी जो है हम देख सकते हैं कि इसने इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले किया, जो आपके ब्रिटिश रूल को जो है हटा सके, उनके अगेंस्ट जो जितने भी मूवमेंट्स है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सो this is all about this chapter. If you like this video, if you like this chapter, so please don't forget to like this video, share this video and subscribe to the channel, and yes, please don't forget to press the bell icon so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you so much.